नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ रायपुर से जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर आशीष वर्मा सर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर, जो कोरोना से सावधानी और बचाव के साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर हमें जानकारी देंगे और उपाय भी बताएंगे। सर, स्वागत है आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करूं, सबसे पहले यही सवाल कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जो भ्रम की स्थिति अभी भी बरकरार है, उसे कैसे दूर किया जाए? क्या कुछ अपील आप भ्रम को दूर करने के लिए करेंगे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना का सिर्फ अभी जो प्योर सटीक इलाज तो कुछ है नहीं, तो इसके लिए जो भी चीज़ है सिर्फ बचाव है। तो बचाव में हमारे पास जो साधन है वो सबसे बढ़िया और जो इजीली अवेलेबल है अभी आज के डेट में कहा जाए वो टीकाकरण है, जो कि हर शासकीय अस्पतालों में हर शासकीय सत्रों पे मुफ्त में लग रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हितग्राही हैं, जो कैटेगरी में आते हैं, चाहे कि जो 15 साल से ऊपर वाले हैं, वो सभी के सभी उस स्वास्थ्य केंद्र में जाके, उस सत्र में जाके अपना टीकाकरण करा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि टीका के कई लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति है कि टीका लगाने से बुखार आता है, हाथ पैर में दर्द होता है या दूसरी चीज़, कई तरह की चीज़ें होती है। तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि बुखार टीका लगने के बाद, कोई भी टीका हो, कोविड ही नहीं, दूसरा भी कोई भी टीका हो, तो अगर कोई चीज़ अपन शरीर के अंदर डाल रहे हैं तो शरीर उसके लिए अपना रिएक्शन करती है, ताकि बचाव करती है। उस बचाव के समय पे ये बुखार जैसी चीज़ें, जिस जगह से वो द्रव या फिर वो लिक्विड या फिर वो एंटीजन एंट्री किया हुआ है, उस जगह पे सूजन, दर्द, ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, सूजन हो, दर्द हो सकता है, बुखार आने की शिकायतें भी हम सब ने देखी है। पैरासीटामोल लेने की बात डॉक्टर्स करते हैं। क्या कुछ उपाय होगा अगर बुखार आ जाए, सिर दर्द हो, जुकाम हो जाए वैक्सीन लगवाने के बाद? तो इसमें क्या है, जो वैक्सीनेशन के बाद जो बुखार आती है या हाथ में दर्द होता है या सूजन आता है, ये स्वतः ही 12 से 24 घंटे के अंदर स्वतः ही ये ऑटोमेटिक रिलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर इसके बाद भी अगर जैसे बाई चांस अगर बुखार है, सूजन है, अगर इस टाइप के सिम्टम्स अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके इसको दिखाया जा सकता है। बूस्टर डोज कितनी असरदायक है आशीष वर्मा जी? अभी तक जितनी भी शोधें हुई हैं, शोध के अनुसार पे ये जो प्रोटेक्शन देता है 70 to 80% तक का कोरोना से अपने को संक्रमण से बचाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड के लिए दो डोसेस लगते हैं, है ना। जैसे कोविशील्ड के लिए है जो 84 डेज के बीच में सेकेंड दूसरा डोज लगता है, उसी तरह कोवैक्सीन में फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज के लिए 28 दिन का गैप रहता है। तो ये वैक्सीन लगने के बाद शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, और ये जो वैक्सीन की वजह से 6 से 8 महीने तक जो बोले तो कि जो वैक्सीन की वैलिडिटी रहती है, जो प्रोटेक्शन की क्षमता रहती है, वो 6 से 8 महीने तक की रहती है। बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ संदेश, क्या कुछ एहतियात बरते जाएं? बच्चों के लिए जो भी बच्चे 15 साल से ऊपर के हैं, 15 से मतलब 2004 के बाद से जितने भी बच्चे हैं, सभी का टीकाकरण होना है। इसके लिए स्पेसिफिक कुछ ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है कि इन बच्चों को नहीं लगना है। इसमें हर बच्चों को हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो किसी गंभीर बीमारी से या किसी दूसरी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। ऐसे बच्चे एक बार अपने जो चिकित्सक हैं, जिनके अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, एक बार सलाह लेके अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आशीष जी, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ माता पिता भ्रम की स्थिति में है, वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं कहीं उनके बच्चों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ ना जाए या किस तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? वास्तविक स्थिति क्या है, उससे आप अवगत कराएं। हाँ,
अभी तक हम लोगों ने जो कि हम लोग को राज्य शासन से टारगेट मिला था उसके बेसिस पे हम लोगों ने 60% से ऊपर बच्चों का वैक्सीनेशन करा दिया है। तो इतने बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है, इसमें से कुछ बच्चों का ही हमको जानकारी मिलती है कि भाई उनको बुखार आया था या कोई दूसरी चीज हुई थी। दूसरी चीज मीन्स हाथ में सूजन या हाथ में दर्द, इस टाइप की ही शिकायत आई है। इससे बड़ी चीज दूसरी चीज कोई शिकायत नहीं आई। तो बस मेरा लोगों से यही अपील रहेगा कि माता पिता घबराए ना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल रूटीन के वैक्सीन भी लगवाते हैं तो उसमें भी बुखार, सूजन, दर्द, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती ही हैं। हम 100 करोड़ के लक्ष्य को छू चुके हैं आशीष वर्मा जी, और अब एक सवाल महिलाओं को लेकर भी आपसे लूंगा। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ एहतियात, क्या कुछ सावधानी? चूंकि एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि महिला गर्भवती है तो क्या कुछ ध्यान उसे रखना होगा, कहीं कोई खतरा तो नहीं आने वाले वक्त में? जी, गर्भवती माताओं के लिए भी टीकाकरण बहुत समय पूर्व से ही शुरू हो चुका है। कई माताओं में अभी भी ये भ्रम रहता है कि कहीं वैक्सीन लगाने के बाद इसका दुष्प्रभाव मेरे बच्चे या मेरे शिशु पे तो ना पड़े। तो कई रिसर्च हुए हैं, है ना, उस पे ये भी आया है कि वैक्सीनेशन से बच्चों पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को इसके लिए जो मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा फिर हम उसको उस लक्ष्य को भी पा सकेंगे। ऐसे छात्र छात्राएं जो स्कूल जा रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लग पा रही है, लेकिन कुछ लोग स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वहां तक वैक्सीन की पहुंच कैसे होगी? सर, अब हम अभी ये कर रहे हैं कि जैसे कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में अभी स्कूल बंद है, तो हम एक काम ये कर रहे हैं कि उनके जो प्रिंसिपल्स के थ्रू उनका जो ग्रुप होगा, पेरेंट्स के ग्रुप होंगे, उसमें एक मैसेज डलवा रहे हैं कि आपके संस्था में हमारे स्कूल में आज की डेट में टीकाकरण सत्र लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेज कर हमारे यहाँ आप मतलब बच्चों को भेजें। एक काम हम ये कर रहे हैं। दूसरा, जिन बच्चों की हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि पहला जो हमारा टारगेट है हम स्कूल पे जाके कर रहे हैं। इसके बाद जो बचे हुए बच्चे रहेंगे उसके लिए स्पेशल सत्र बनाएंगे, उनके घर के आसपास में जानकारी लेकर उनके घर के आसपास में सत्र बनाएंगे, ताकि जो छूटे हुए बच्चे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उसके लिए इस टाइप का सत्र हम लोग प्लान करेंगे। कोई संक्रमित है कोरोना से, उसे वैक्सीन लगवाना सही या गलत? सर देखिए, स्टेट से गाइडलाइन ये मिली है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता है सेकेंड डोज के बाद या फर्स्ट डोज के बाद, तो उसके रिकवर होने के 3 महीने के बाद सेकेंड डोज लगाना है। खान पान को लेकर क्या कुछ सावधानी बरतें? किस तरह के भोज्य पदार्थों का सेवन करें? इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखें? इसमें तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाई प्रोटीन डाइट ऐसे समय में, एक तो ठंड का भी समय है और प्लस कोरोना का भी समय, कोरोना भी चल ही रहा है, तो ऐसे समय में ऐसे खानों का हमको सेवन करना चाहिए जिसमें हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। जैसे कि मौसमी जो फल हैं वो खाना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, तो ये सब चीज़ें करना चाहिए। आशीष वर्मा जी, एक अहम सवाल और काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल, अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है, उसे कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहिए अगर उसने नहीं लगवाई है तो, या फिर उससे पहले कोविड का टेस्ट कराना चाहिए? अगर इस टाइप की सिचुएशंस आ रही है तो मैं सबसे पहले हिदायत ये दूंगा कि अगर सर्दी, खांसी, बुखार है, जिस टाइप की जो अभी के जो वेरिएंट के लिए जो हम लक्षण बताते हैं, जैसे कि बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश, हाथ पैर में दर्द, इस टाइप के अगर साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको एक बार पहले कोविड की जांच करा लेनी चाहिए। अगर कोविड की जांच में अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको 3 महीने के बाद डोज लगेगा, और अगर उनका कोविड का अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो वो फिर लगवा सकते हैं, वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ठीक है। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा भी क्या कोई सुझाव, क्या कोई उपाय आपके पास, डॉक्टर आशीष? वैक्सीनेशन ही ओनली और सबसे बेस्ट उपाय है जी। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है कि अब रायपुर में, छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू कहीं कहीं से हटा दिया गया है, वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति रायपुर में है इस वक्त?
सर रायपुर में हम लोगों ने जो फर्स्ट डोज है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट डोज हम लोगों ने 100% कवर कर लिया है। सेकंड डोज के लिए सर हम लोगों ने 78% के आसपास कवर कर लिया है, और बाकियों को कवर करने के लिए जो बचे हुए पॉपुलेशन है जिनका सेकंड डोज नहीं हुआ है, उनको कवर करने के लिए स्पेशल सत्र और फोन कर करके उनको बुलाया जा रहा है ताकि वो अपना सेकंड डोज ले सके। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा के अलावा ओमिक्रॉन भी आया है, डेल्टा क्रॉन जिसका नाम दिया गया है आने वाले वक्त में, जो पहले अभी भारत में नहीं आया है लेकिन विदेशों में आ चुका है। क्या इस पर भी वैक्सीन कारक है, कारगर है? इसमें अगर देखा जाए तो क्योंकि जो ओमिक्रॉन है ये खुद एक सार्स कोविड का ही एक बड़ा बदला हुआ रूप है, तो इसमें बोला जा सकता है कि क्योंकि स्पेसिफिक अभी रिसर्च के बारे में तो अभी रिसर्च इसके बारे में चल ही रहे हैं कि कितना % इफेक्टिव है ओमिक्रॉन पे, तो स्पेसिफिक क्लियरली नहीं बता, इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा। बट ये है कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पार्ट पे जरूर प्रोटेक्शन देगी। ज्यादा घातक कौन सा वेरिएंट है? सर ज्यादा घातक तो हमारे यहाँ जो डेल्टा था, जो सेकेंड वेव जिसके कारण से था, वो बहुत ज्यादा घातक था। और ओमिक्रॉन में अभी ये सिचुएशन है कि अधिकतर जो देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि 3 दिन के बाद सिम्टम्स ऑटोमेटिक रिलैप्स हो जाते हैं, मतलब ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर आशीष, कोरोना की दूसरी वेव में हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी मरीजों में, उनके शरीर में ऑक्सीजन कम हो रहा था, उनका SpO2 लेवल जो है लगातार नीचे जा रहा था, लेकिन इस वेरिएंट में इस तरह की समस्या सामने नहीं आ रही है। क्या इसमें वैक्सीन का असर है? जी बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो वैक्सीन से क्या है, एक बोला जाए तो एक पहले जो सेकेंड वेव में थे बहुत से लोग ऐसे थे जो संक्रमित हुए लेकिन उनको पता ही नहीं चला, एक ये हो गया। प्लस दूसरा ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाया, तो वैक्सीन लगाने से भी एक तरह से बोला जाए तो उनको कोविड से लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी मिल गई है। तो उसके कारण से बोला जा सकता है कि जो सीवियरिटी जो हम लोगों ने डेल्टा वेव के समय देखी थी सेकेंड वेव के समय, वो हम लोगों ने थर्ड वेव में नहीं देखी है, तो इसके एक कारण वैक्सीनेशन भी है। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि कोरोना और कोविड-19 की लड़ाई जो है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम से ही हुई है। तो इसमें इम्यून को स्ट्रांग करने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए किस तरह के खान पान का हम सेवन करें, किस तरह की वस्तुओं का हम सेवन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके? सर इसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो रूटीन के जो अवेलेबल हैं, जैसे मौसमी फल हो गए, मौसमी सब्जियां हो गई, ये खाएं। और प्लस इसके साथ हाई प्रोटीन डाइट मीन्स जो शाकाहारी हैं उनके लिए चना हो गया, गुड़ हो गया, है ना, मशरूम ले सकते हैं। और जो मांसाहारी हैं उसके लिए अंडे, मीट और मांस, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। बच्चों का कैसे ध्यान रखें लगातार सर्द होते मौसम के बीच में, लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में, नौनिहालों का? बच्चों के लिए ये किया जाए कि सबसे पहले जो हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि बार बार उनको भी सलाह दें कि बार बार साबुन से या हैंड सैनिटाइजर, साबुन से या फिर सैनिटाइजर से अपने हाथ को बार बार क्लीन करें। अगर कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, या जितना कम हो सके उस जगह पे जाने का प्रयास करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये करें। और अगर बाई चांस उनको लक्षण दिख रहे हैं, सर्दी, खांसी या बुखार जैसी चीजें दिख रहे हैं, तो दूसरों बच्चों से खुद को आइसोलेट कर लें। ऐसे लोग जो लगातार सफर करते हैं, चाहे मेट्रो में, ट्रेन में, बसों में, उनके लिए क्या कुछ एहतियात बरतने की यहाँ पे गुजारिश करेंगे, चूंकि वो लोग लगातार नए लोगों के संपर्क में आते हैं, संक्रमण के दायरे में भी आते हैं? सर इसके लिए तो यही बोलूँगा कि
सीधी सी बात है कि जब हम किसी सोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि बस हो गए, ट्रेन हो गई, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो होता ही नहीं है किसी भी डायरेक्शन से देखें तो मेरा ये बोलना है कि अगर यथासंभव हो सके तो स्वयं के व्हीकल पे या स्वयं के सोर्स के थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो मास्क लगाएं। अगर कोशिश ये करें कि अगर इस भीड़ भाड़ वाले जैसे सोर्सेस पे जाते हैं अपने, जैसे ट्रेन बसेस पे, डबल मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। कोविड-19 और अगर कुछ लक्षण दिखते हैं तो घर पर ही रहें। ठीक है। कोविड-19 के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट में क्या कुछ समानताएं हैं और क्या कुछ अंतर हैं, क्या कुछ असमानताएं हैं, हमें विस्तार से बताएं। समानता में सर मैं यही बताना चाहूंगा कि पहले भी बुखार होते थे, सर्दी खांसी होती थी। वो जो पहले वाले जो वेरिएंट थे उसमें जो एक मेन साइन दिखते थे, जैसे कि स्वाद ना आना और स्मेल नहीं आता था, किसी चीज की गंध नहीं आती थी। तो ये आपके जो डेल्टा वेरिएंट जो सेकंड वेव तक के थे तो उसमें अधिकतर में यही लक्षण दिखते थे कि बुखार होता था, सर्दी खांसी होती थी और स्वाद और सूंघने की शक्ति ये चली जाती थी। लेकिन अभी जो ओमिक्रॉन वाले में जो वेरिएंट में देखा गया उसमें फीवर आ रहा है, सर्दी खांसी हो रही है और गले में खराश है और हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है। अभी के समय में ये देखा जा रहा है ये वाले में। तो इसमें बोला जा सकता है कि इसका एक महत्वपूर्ण अगर जो सिम्टम्स बोलें कि इसको डिफ्रेंशिएट करने का है तो जो पूर्व में जो थे जो खाने की जो सूंघने की क्षमता, गंध सूंघने की क्षमता और स्वाद ये चला जाता था, लेकिन इस वेरिएंट में ये चीज नहीं जा रही है। बच्चों में अक्सर खांसी जुकाम की समस्या सर्द मौसम में देखने को मिलती रही है और अभी भी कई बच्चों में इस तरह की समस्या सामने आ रही है। डॉक्टर से हमने बातचीत की थी, एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि बच्चों में अमूमन ये बीमारियां इन दोनों में होती ही हैं। तो क्या इसे कोविड मानकर इसका उपचार करें या फिर सामान्य बीमारी समझें? इसको कोविड ही प्रॉपर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या है अभी आप देख रहे हैं मौसम भी है, ठंड का दिन भी है और मौसम भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं दिन में धूप हो जाती है और शाम को अचानक से ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे मौसम पे सर्दी खांसी होना एक स्वाभाविक सी भी बात है। तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप घर पे रहें और अगर कुछ ज्यादा परेशानी होती है, अगर सर्दी खांसी अगर ज्यादा ही बढ़ गए हैं तो अपने जो निकटतम जो चिकित्सक है या स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके जरूर एक बार दिखाएं। ठीक है, हमने बच्चों की बात कर ली, वयस्कों की बात भी कर ली, युवाओं की बात कर ली, अब बुजुर्गों की बात कर लेते हैं। बुजुर्गों के लिए क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार में माता पिता होते हैं, उनका कैसे हम ख्याल रखें, दादा दादी होते हैं उनका कैसे ख्याल रखें, क्योंकि तमाम सावधानियां जो हैं वो लगातार बरत नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं चूक उनसे हो जाती है। हमें उनसे उनका कैसे ध्यान रखना होगा कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन लगवाने के बाद? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा 10 जनवरी 2022 से हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज का वैक्सीनेशन अभी फिर से शुरू किए हैं। एक हेल्थ केयर वर्कर्स का, दूसरा फ्रंटलाइन वर्कर्स का, तीसरा 60 या 60 साल से ऊपर ऐसे व्यक्ति जिनको कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी मतलब डायबिटीज है, बीपी के हैं, शुगर के मरीज हैं या हार्ट के मरीज हैं, किडनी या लीवर के मरीज हैं या अन्य किसी सीवियर बीमारी से ग्रसित है, ऐसे लोगों के लिए टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। तो सबसे पहला तो मैं ये बताऊंगा कि जिनका भी दूसरा डोज से, जितने भी बुजुर्ग हितग्राही हैं हमारे यहाँ, हमारे बुजुर्ग हैं, अगर उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको सेकेंड डोज लगने से अगर 9 महीना कंप्लीट हो गया है तो सबसे पहले तो वो अपना टीका लगवाएं, जो कि प्रिकॉशन डोज के नाम से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दिया जा रहा है। प्रिकॉशन डोज लगवाएं पहला। दूसरा, अपनी जो गंभीर बीमारियों के बचाव के लिए जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है उनको सही ढंग से पालन करें, डॉक्टर के दिए गए निर्देशों का सही ढंग से पालन करें। तीसरा, जो खान पान कर रहे हैं, जैसे कि अभी मौसम भी ठंडी का है तो जो मौसमी फल हैं, गरम खाना, बचे हुए खाना ना खाएं, गरम खाना, ये सब चीज़ें, हाई प्रोटीन डाइट ये लेवें। और चौथी बात ये है कि जो सोशल जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उसका पालन करें, भीड़ भाड़ जगह पे ना जाएं, मास्क पहने, रेगुलर हैंड वॉश करें। ये चीज़ करेंगे तो हम अपने बुजुर्गों को भी बचा सकते हैं।
अगर कोई परिवार विवाह समारोह में शामिल हो रहा है या किसी आयोजन में शामिल हो रहा है या जिनके घर में कोई आयोजन है, उन्हें किस तरह के एहतियात बरतना चाहिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के अलावा, क्योंकि एक बड़ा आयोजन वो लोग घर में कर रहे हैं, हालांकि संख्या सीमित कर दी गई लेकिन फिर भी संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं बना ही रहता है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोविड, जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, अगर इस तरह के अगर कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, सबसे पहले तो वो फंक्शन ही नहीं होने चाहिए, फंक्शन को अवॉइड करना चाहिए या उस डेट को आगे बढ़ा देना चाहिए। पहला, अगर एकदम कंपलसरी है, जाना ही है, तो कम लोगों के साथ ही समारोह करें। और जैसे हमारे यहाँ के परिवार से जो भी जाता है वहाँ पे, तो जाने पे सोशल डिस्टेंसिंग, एक से दूसरे की दूरी बना के रखें। दूसरा, रेगुलर हाथ धोएं और मास्क पहनें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष वर्मा हमसे जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि हमें कैसे वैक्सीन लगवाने के बाद में सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे क्या कुछ एहतियात रखने चाहिए। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे और चर्चा करने के लिए। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।